जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो एक उसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद रखते जाएं और रोज कुछ बुरा भूलते जाएं। हमने आपको यह दिखाया था कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर बहुत परेशान हैं और आज वो हाउसिंग सोसाइटीज में पोलिंग बूथ बनने से बहुत नाराज हैं और इसका विरोध कर रही हैं। यानी चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए चुनाव आयोग ने नई बात क्या की है। चुनाव आयोग ने इस बार पश्चिम बंगाल में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर ही वोटिंग बूथ बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 24 नवंबर यानी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि पोलिंग स्टेशन हमेशा सरकारी स्थानों पर ही होने चाहिए और तब वो ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। हालांकि वहां की हाउसिंग सोसाइटीज के में रहने वाले लोगों के मुताबिक चुनाव में कई बार उनके बदले कोई और वोट डालता है। आप खुद उनके बयान सुनिए और हमारे दूरदर्शन के संवाददाता सौरभ दत्त ने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसमें यह बताया है कि कैसे हाउसिंग सोसाइटीज के वोटरों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धमकाया था और वो अपनी वोट नहीं डाल पाए थे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं जब छोटी थी, मेरा वोट नहीं हुआ था, पापा के साथ जब जाते थे तो देखते हैं कि माँ का नाम नहीं है, तो कहाँ है, फोन करते बोला तो वोट हो गया कब का। तो ये तो हम लोग देख के ही भरे हुए हैं ना। तो देखिए बड़ा मुद्दा क्या है। अभी आप जो देख रहे थे, पश्चिम बंगाल में ऐसी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं और आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपके यहाँ भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज होंगी और हर हाउसिंग सोसाइटी में एक नहीं सैकड़ों वोट होते हैं। कई जो बड़ी सोसाइटीज होती हैं वहां तो सैकड़ों परिवार रहते हैं। अब वहां पर हो यह रहा था कि ये सारे के सारे परिवार कई बार तो निकल ही नहीं पाते थे। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो घर से जाने ही नहीं दे रहे हैं कि आप वोट डाल सकें, और जब वो जाते भी थे तो उन्हें पता चलता था कि उनका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया। आप सोचिए, उनके रास्ते रोक लिए जाते थे। इसलिए चुनाव आयोग ने यह तय किया कि इस बार हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ही वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे ताकि उस सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर ही पूरी सुरक्षा के साथ अपना वोट डाल सके। ये सारे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अब ममता बनर्जी को इससे परेशानी हो रही है। इससे पहले ये जो गड़बड़ी है ये हो रही थी। उन्हें पता लगता था कि ये जो कोई एक खास अगर हाउसिंग सोसाइटी है और वो किसी खास विचारधारा के लोगों की है, अगर उन्हें पता है कि ये तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं डालने वाले हैं, तो उन्हें जाने ही नहीं देते थे, उन्हें बीच में ही रोक देते थे और फिर उनका वोट कोई और डाल दिया करता था। लाल किला ब्लास्ट में डॉक्टर्स के स्लीपर सेल के बाद अब हरियाणा के नूंह में वकीलों का एक नेटवर्क मिला है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। यह भारत में आतंकवाद फैलाने का पाकिस्तान का एक बिल्कुल नया तरीका है, जिसमें सिर्फ व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये आतंकवादी सीमा पार से नहीं आ रहे। ये कसाब की तरह नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन काम हमारे देश के दुश्मनों के लिए करते हैं। वकीलों के इस जासूसी नेटवर्क को आप 4 पॉइंट्स में समझिए। पहला, नूंह के 2 वकीलों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है रिजवान खान और मुशर्रफ। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। रिजवान इस समय गुरुग्राम में वकालत करता है और ये गिरफ्तारियां केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद हुई है। दूसरा, रिजवान पर पाकिस्तान के कुछ लोगों से ऑनलाइन बातचीत भी करने का आरोप है। रिजवान के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट्स और कॉल डिटेल्स के साथ कुछ और डिजिटल सबूत भी मिले हैं इस बात के कि यह पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। तीसरा, रिजवान पर हवाला नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपए लाने का आरोप है, जिसे आतंकवादी गतिविधियों, जासूसी और ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल किया जाता था। हवाला नेटवर्क में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी बैंक के एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजे जाते हैं और रिजवान के बैंक अकाउंट्स में भी कई बड़े लेन देन हुए हैं। वो अक्सर पंजाब भी जाता था। अब उसकी जांच हो रही है। और चौथा, पुलिस नूंह में 40 से 50 दूसरे लोगों से भी पूछताछ करेगी। ऐसा पता चला है कि यह जासूसी नेटवर्क देश के दूसरे इलाकों तक फैला हुआ है और इस साल हरियाणा के मेवात इलाके में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यह तीसरी गिरफ्तारी है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्स। आपने इसका नाम सुना होगा, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। और एक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप किसी भी यूजर के अकाउंट की
सही लोकेशन देख सकते हैं। यानी आपको पता चल जाएगा कि ये जो अकाउंट है ये कहां से ऑपरेट हो रहा है। अब भारत में इस नए फीचर पर जमकर राजनीति हो रही है। इस फीचर के आने के बाद हजारों ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिसमें नकली चेहरे और नकली नाम से भारत के लोगों के फेक अकाउंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, मलेशिया और अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा कई असली अकाउंट्स भी हैं जिनकी लोकेशन दूसरे देशों में बताई जा रही है। कुछ विदेशी सर्वर्स के पीछे छिपकर काम कर रहे थे और कुछ खास प्रकार के अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनमें भारत के ही लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये वही अकाउंट्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना से सवाल करते हैं, चुनावों में चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं और विपक्षी पार्टियों की तारीफ करते हैं। ये वही अकाउंट्स हैं जो हिंदुओं के खिलाफ बातें लिखते हैं और इनके लगभग सभी सोशल मीडिया पोस्ट भारत सरकार के खिलाफ होते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भारत के लोग अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने चुनाव आयोग और अपनी व्यवस्था से बहुत ही दुखी हैं। भारत के लोग अब कभी भी क्रांति कर सकते हैं, कभी भी बगावत कर सकते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। इस नए फीचर से यह साफ दिखता है कि कैसे विदेशी ताकतें वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर और मणिपुर जैसे मुद्दों पर एक नकली माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। और इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। यह इनमें कॉमन बात है। तो देखिए यह कितनी बड़ी बात है। और एक्स भी ये बात समझ चुका था कि बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट्स एक्स पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जो असल में कहीं बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और वो लोगों को ये बताते हैं कि वो भारत से ऑपरेट करते हैं। और इसी वजह से एक्स ने भी ये फीचर लॉन्च किया है जिससे अब ऐसे लोग और ज्यादा दिनों तक अपनी पहचान को छुपा ना सके और वो अब उन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो बच नहीं पाएंगे। आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के कई अकाउंट्स का नाम लेकर उन्हें एक्सपोज किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वाले कई अकाउंट्स दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से चलाए जा रहे हैं। हांगकांग में लगी एक जबरदस्त आग दिखाते हैं। हांगकांग के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग से 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 279 लोग अब भी लापता हैं। यानी ये लोग किस हालत में हैं, ये जिंदा भी हैं या नहीं, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। हांगकांग की सरकार के मुताबिक ये आग बुधवार दोपहर को लगभग 2:50 पर लगी और ये आग जिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी है उसमें 8 टावर्स हैं और हर टावर में 35 मंजिलें हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आग 7 टावर्स तक फैल चुकी है, यानी अब सिर्फ एक टावर ही ऐसा बचा है जहां आग नहीं पहुंची है। इस कॉम्प्लेक्स में 2000 फ्लैट्स हैं जिसमें करीब 5000 लोग रहते हैं और यह आग 20 घंटे तक ऐसे ही लगी रही। सोचिए 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 1200 से ज्यादा फायर फाइटर्स के बाद भी आग बुझाने में करीब 1 दिन का समय लग गया। अब इसकी जांच शुरू हुई है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आग इतनी तेजी से 7 टावर्स तक फैल कैसे गई। तो जिन टावर्स में सबसे पहले आग लगी उनमें वर्ष 2024 से ही रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसके लिए सभी टावर्स में मजदूरों के काम करने के लिए बांस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लगे हुए थे और आग लगते ही बांस का ये जो स्ट्रक्चर है ये तेजी से जलने लगा और फिर जलते हुए बांस दूसरे टावर्स पर गिरने लगे और इस तरह से इन बांस के स्ट्रक्चर्स की वजह से ये जो आग है ये सारे टावर्स तक फैल गई। आप देखिए तस्वीरों में आप देख पाएंगे, क्योंकि इसमें मरम्मत का काम चल रहा था। चारों तरफ बांस का जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया था दीवारों के साथ साथ, जैसा आपने हमारे देश में भी देखा होगा। जब मकान बनाया जाता है तो उसके साथ बांस का एक स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है और असल में इन्हीं बांसों में आग लगी और फिर वो आग बिल्डिंग तक चली गई। लेकिन अब आप ये देखिए कि हांगकांग में पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। वहां की पुलिस ने रेनोवेशन का काम कर रही उस कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग में
पिछले 77 वर्षों की यह सबसे भयानक आग है। इससे पहले 1948 में हांगकांग के एक 5 मंजिला गोडाउन में आग लगी थी, जिसमें 176 लोगों की मौत हो गई थी और तब के बाद से 48 के बाद से अब यह सबसे बड़ी घटना है।